पहला नाम आता है ननी बाला देवी। ननी बाला, NANI, ननी बाला देवी। ये वो नाम होते हैं जो आपका एग्जाम बनाएगा। ध्यान रखना, सिविल्स में कम से कम 7 बार ये नाम आया है, और मुझे जहां तक पता है आप में से किसी ने नाम नहीं सुना होगा। सुना है? 7 बार आया एग्जाम। इसीलिए लोग कहते हैं कि IAS और PCS का एग्जाम टफ क्यों होता है। टफ नहीं होता है, वो ऐसी चीजें उठाता है जिसको, जब आप लोगों ने जैसे 4-5 लक्ष्मीबाई फला फला गिना दिया, आपने कभी नहीं सुना। एग्जाम आएगा, ननी बाला देवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आ गए, आप फंस गए। समझ रहे हो? बस यही स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए आपको मैं वहां लेकर के चल रहा हूं कि उस पे रेंज पे पढ़ो, नीचे के तो ऑटोमेटिकली होंगे। ननी बाला देवी के बारे में लिख लो। मेंबर ऑफ युगांतर पार्टी, मेंबर ऑफ युगांतर पार्टी, युगांतर पार्टी की मेंबर हैं ये। युगांतर पार्टी सुना नहीं आप लोगों ने? कोई बात नहीं, पढ़ोगे। युगांतर पार्टी, ये इसकी मेंबर हैं, स्टार लगाओ। दूसरा, इनका मेन काम पता है क्या था? इनका मेन काम था, जो रिवोल्यूशनरी होते थे, क्रांतिकारी, उनकी वाइफ बनती थी। और वाइफ बन, मतलब असली में नहीं यार, वाइफ बनती थी क्योंकि जेल के अंदर ना लेटर पहुंचाना होता था ना, तो जेल में केवल और केवल स्पाउस को अलाउड था। और जिन क्रांतिकारियों की शादी नहीं होती तो उनसे अगर बात करनी हो, कम्युनिकेशन कैसे करोगे आप? लेटर पहुंचाना हो, तो ये उनकी वाइफ बन के जाकर के लेटर पहुंचाते। आप समझ कितना रिस्की काम था? तो लिख लीजिए, डिलीवर द लेटर इन द जेल, डिलीवर द लेटर इन द जेल। जेल में लेटर को डिलीवर करना। और दूसरा काम, प्रोटेक्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी इन हर हाउस, इन हर हाउस। अपने घर में क्रांतिकारियों को संरक्षण देना। अपने घर में रोकती थी ये क्रांतिकारी, छुपते थे कहीं पे जाकर के, तो इनके घर में रुकती थी। लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भी आप लोगों को मैंने रेफर की होगी, उसमें भी दिखाया गया इनका। नेक्स्ट आइए, एनी बेसेंट का तो नाम आपने सुना होगा। एनी बेसेंट, हेडिंग डालिए, बहुत काम की फीमेल है। एनी बेसेंट आपने शायद नाम भी बताया था। एनी बेसेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन यूपी में बनता है कि कहाँ की है? आयरलैंड की। बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। आयरलैंड की महिला है। इंडिया में कहां से पहुंच गई? आप नहीं, पुराने लोग बताइए, नए लोग बताइए, मतलब आपको आइडिया तो होगा ही। नए वाले में से कहीं सुना है आपने इनके एनी बेसेंट के बारे में? भाई आपने बोला आयरलैंड की, सही बात। आयरलैंड वाली हमारे क्या कर रही? शादी करने के लिए। हाँ जी। और देवियों सज्जनों, किसी को आइडिया? नो। चलो, बेसिकली वहां पे याद रखना, एक सोसाइटी बनी थी, उसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ध्यान से, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बनी थी आयरलैंड में। ठीक बात है। इस सोसाइटी का एक ऑफिस, वो ऑफिस खुला था इंडिया में। तो ये उस सोसाइटी की मेंबर बन के भारत आई थी। समझ में आया हिसाब किताब? ये पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म में थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ेंगे, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये भारत आई क्यों है? तो इस सोसाइटी के लिए आई थी यहाँ पे। ठीक बात है, इनका कोई मतलब, इंडिया में आई, रही, रहने के बाद फिर इनको फील आया कि नहीं आजादी बाजादी वाला काम होता, तो उसके बाद से इनकी मेंबरशिप है। तो लिख लीजिए, फाउंडिंग मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर। नेक्स्ट, इन्होंने 1916 में, 1916 में, 1916 सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, 1916 सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस खोला। यही आज का BHU। BHU कल देख लिया आपने, वो जो BHU में रेप हुआ था, उनको वो मिल गई ना बेल, तो उसको लेके बड़ा बवाल मच रहा है चीजों को लेकर के। पता है ना कहानी, जो BHU तुम लोगों से डिस्कस किया था पुराने लोगों से ना, कि BHU को लेकर के। हाँ, तो उनको कल मिल गई उसको। हाँ 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 हाँ, कैंपस के अंदर जो था उन्हीं को बेल मिली है। मैंने बोला ना, कोर्ट केवल और केवल एविडेंस पे काम करता है, सेंटिमेंट पे नहीं। तो अगर एविडेंस नहीं होंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कोर्ट भी के भी हाथ बंधे हुए हैं। इवन कोर्ट को पता है कि सब कुछ गलती हुई है उस लड़की ने, मतलब लड़के से गलती किया है लड़के ने, बट ऑप्शन मैंने बताया। इसके अलावा फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग की भी फाउंडर है ये, होम रूल लीग की भी फाउंडर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में कि 1917 में, 1917 में, 1917 में, 1917 में ये बनी कांग्रेस की चेयरमैन। लिख लीजिए,
1917 में कांग्रेस जो सेशन होते थे उसके चेयरमैन बनती है एनी बेसेंट, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। तो भारत, बहुत स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, इंडिया फर्स्ट कांग्रेस चेयरमैन एनी बेसेंट 1917। ठीक है, चलो फर्स्ट फीमेल। नेक्स्ट आइए, बीकाजी कामा, इनका तो नाम सुने होंगे आप लोग, बीकाजी कामा। नेक्स्ट मैडम बीकाजी कामा, काफी फेमस नाम है। इनके बारे में सबसे फेमस जो क्वेश्चन उठता है, इनके हाथ में आप जब भी फोटो देखेंगे तो एक फ्लैग देखेंगे। क्या फ्लैग, इसका खासियत बात है, क्यों इनके हाथ में फ्लैग है? क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया का फ्लैग भारत के बाहर पहली बार अगर किसी ने फहराया था तो इन्होंने फहराया था। समझ में आया? दैट इज इन जर्मनी, प्लेस का नाम है स्टुटगार्ट, लिख लीजिए पॉइंटर। बीकाजी कामा के बारे में 1911 में इंडियन फ्लैग, भारत का फ्लैग, झंडा, आई थिंक 1907 है, 1907 कर लो उसको, 11 को 7 करो, 1907 में जर्मनी का जगह का नाम है स्टुटगार्ट, STUT, स्टुटगार्ट जर्मनी, उसमें फ्लैग होस्टिंग किया था, जर्मनी का झंडा फहराया था भारत का, यही वाला है फ्लैग। ठीक है, ये क्योंकि फ्लैग हमारे कई बार चेंज हुए ना, गांधी जी ने बनाया था बहुत सारे, तो ये वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, STUTGART, स्टुटगार्ट, इस फ्लैग फहराया था। और आप बोल सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल इन आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर भारत की आज़ादी को लेकर के इनका रोल है। भारत के बाहर भारत की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी थी उन्होंने लड़ी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। इन्होंने पहला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भारत स्त्री महामंडल ये बनाया था, भारत स्त्री महामंडल 1910, पहला ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंप्लीटली बेस्ड फॉर द फीमेल, पहला महिलाओं के लिए ही बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है भारत स्त्री महामंडल, ये बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, गांधीयन इरा। नेक्स्ट हेडिंग, गांधी जी के समय की फीमेल, गांधीयन इरा। गांधी जी के समय कौन कौन सी फीमेल थी, थोड़ा बहुत जिनके नाम होने चाहिए। तो गांधी जी ने काफी फीमेल से बोला था कि आप आइए पार्टिसिपेट करिए फाइन फाइट में, तो इसमें 2-3 लोगों के नाम आएंगे जो थोड़े से टेक्निकल नाम है, जो वैसे हल्के नाम तो पहले पता है। पहला नाम लिख लो, गांधी सबसे फेमस थी सरोजनी नायडू, इन्हीं के समय का टाइम है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन थी, क्या थी, कुछ काम बताओ सरोजनी नायडू का, तुम लोगों ने अपने उसमें पढ़े होंगे 10th के क्वेश्चन में, बहुत फेमस है। इनको फर्स्ट इंडियन कांग्रेस चेयरमैन, इंडियन कांग्रेस चेयरमैन, कांग्रेस चेयरमैन सही बोलियो, पहली इंडियन तो एनी बेसेंट थी 1917 में, तो पहली इंडियन कांग्रेस की जो चेयरमैन थी वो ये थी 1924, लिख लीजिए। फर्स्ट फीमेल इंडियन चेयरमैन, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय, वो सरोजनी नायडू थी 1924 में, 1924, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं का नाम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सुने स्वर कोकिला बोलते, भारत की कोकिला शायद ना कुछ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक बात, अगला, तो ये हुआ पहला सरोजनी नायडू। दूसरा नाम है उर्मिला देवी, अब और दूसरे कुछ नाम, उर्मिला देवी प्लस दूसरा है बसंती देवी, ध्यान से नाम, उर्मिला देवी, बसंती देवी, ये हैं दो। चितरंजन दास का नाम सुने, चितरंजन दास उनकी वाइफ है ये, सोचिए क्या खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। चितरंजन दास की वाइफ है, ये सिस्टर है, ध्यान से लिख लो। चितरंजन दास का नाम नहीं सुने तुम लोग, अरे भगवान, चितरंजन दास का नाम नहीं सुने हैं तब तो। चितरंजन दास का नाम आप सुनेंगे 1924 के आसपास, स्वराज पार्टी जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा चितरंजन दास, बहुत फेमस है। इन्हीं के नाम पे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भी आपने सुना चितरंजन दास साहब, फॉर्मर, देखो क्या लिखा है, मेयर ऑफ कोलकाता, ये है चितरंजन दास।
हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल है, ठीक है। थोड़े से ठीक आदमी थे, मतलब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए भारतीय नेता, राजनीतिक, वकील, कपि, पत्रकार, काफी ठीक है, ठीक है। खैर, तो ये चित्तरंजन दास साहब हैं। तो इनकी वाइफ का नाम है इधर वाला, और इधर वाली इनकी सिस्टर। आईएएस का क्वेश्चन है ये। क्या वाइफ है, वो सिस्टर है। ऑब्वियस बात है, ये किस समय का दौर है? ये है 1924 के अराउंड की बात हो रही, तो 1924 से लेके 30 का टाइम है। इस टाइम को बोलते हैं सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की कहानी है इनकी। नेक्स्ट नाम आता है रुक्मणी लक्ष्मीपति, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। रुक्मणी लक्ष्मीपति, रुक्मणी लक्ष्मीपति। नेक्स्ट इसमें लिख लो, अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के समय इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह का एक मूवमेंट था, बस लिख लो, बताऊंगा आगे। नेक्स्ट स्वरूप रानी, स्वरूप रानी, ये गांधी जी के समय के आसपास की कहानी है। स्वरूप रानी ये है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, QIM, भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके समय के कुछ है इनका। यही आंसर होगा जो आपको नंबर दिलाएगा। इस तरीके के जो नाम है, इन नाम को जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे आंसर में, तो टीचर्स को लगता है कि ये बंदे के पास कंटेंट है। वरना जो सरोजनी नायडू, लक्ष्मीबाई, सबको पता है, कोई नई चीज थोड़ी आपने लिखी है, ठीक है। चलो, ये हुई आपकी इस समय की। अब आइए रिवोल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी, गांधी जी के समय के आसपास। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी वाली फीमेल, बट ये बता रहा हूं मैं आपको 1920 प्लस। 1920 के आगे रिवोल्यूशनरी में कौन कौन रही हैं, 1920 के बाद कौन कौन सी रही हैं? तो इसमें आपने मूवी देखी होगी, उसकी है, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें बनी है, उसने बनाई, उस मूवी है, अरे यार अब से एक बच्चे ना, दीपिका पादुकोण है, हिस्टोरिकल मूवी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, कौन सी? ओमकारा। अरे यार तुमने किसका नाम ले लिया भाई, शायद खेले जी जान से है, शायद ऐसे कुछ है, खेले हम, हाँ देखो यही है, देखो इसीलिए बोलता हूँ ना, बहुत सारी चीजें अगर आपका दिमाग, ये खेले हम जी जान से जो दिख रहा है आपको, ट्रू स्टोरी लिखा है, ये दिख रहा है, ये हिस्टोरिकल मूवी, देखना नहीं, बहुत फालतू है। हाँ फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि सीधी बात है, होता है ना, बट इसमें जो कैरेक्टर है ये लड़की का, ये रिवोल्यूशनरी है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बंदे का जो कैरेक्टर है वो गंदा है, इसमें जिसने किया है उसका नाम था सूरसेन। चटगांव एक आर्सेनल था, उसको लूटा गया था, उसकी कहानी है ये, चटगांव आर्सेनल को लेकर, तो आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं। फीमेल का नाम लिख लो इसमें, वो है प्रीतिलता वाडेकर, जो वो है प्रीतिलता, प्रीतिलता वाडेकर, और दूसरा है कल्पना दत्त। इसी में से कोई एक है ध्यान से, जिसका रोल इसने किया, आई डोंट नो कौन है, क्या है, ठीक है। वो तो होल्ड पे हो गई ना शायद, देखना क्या बहुत ज्यादा है, गलत है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। देखो यार, किसने देखा नहीं, बिना देखे फालतू बातें करने का मतलब नहीं बनता है। आने दीजिए भाई, पहले बिना देखे कुछ कहा नहीं आ सकता, अच्छी है बुरी है वो सब देखने के बाद ही क्योंकि अभी आपने कुछ भी सोच रखा है, पता चला, हो सकता है अच्छी चीज निकल जाए, हो सकता है गलत निकल जाए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, जब तक नहीं आ जाती तब तक। बट बॉलीवुड पे मैं कम ही भरोसा रखता हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ चीज़ों से। हैं अच्छा, ये क्या मूवी है कोई? अच्छा 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 अच्छा, हैं नेटफ्लिक्स पे हो? किस नेटफ्लिक्स पे है क्या? नेटफ्लिक्स पे है?
नेटफ्लिक्स पे अगर है तो फिर तो हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेटफ्लिक्स वाला बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें जानबूझ के बनाते हैं, कंटेंट जानबूझ के जैसे माहौल बनाने के लिए। ठीक बात है, मैंने नहीं देखी, मे बी मैं इतना चलिए अगला ये उषा मेहता, छोड़ दीजिए। उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता में डैश करके लिख लो। अंडरग्राउंड रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो चलाने का काम किया था इन्होंने। भूमिगत रेडियो बहुत फेमस है। अच्छा इसी पे है, चलो इसी बहाने आइडिया लग जाता है कि वो बेचारियों को लगता है ना कि ये सब कर लेंगे तो हो सकता है फेमस हो जाए, बट समस्या है ना। उषा मेहता एक्टिविस्ट हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उषा मेहता वॉज अ गांधीयन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया। सी इज ऑल्सो रिमेंबर्ड ऑर्गेनाइजिंग द कांग्रेस रेडियो, ऑल्सो कॉल्ड द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, ठीक है, जिसको अंडरग्राउंड रेडियो बोलते थे। गांधी जी जब अरेस्ट हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो जो लोग थे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो गांधी जी की बातों को उन लोगों तक पहुंचाना थ्रू रेडियो, वो कहलाता था अंडरग्राउंड रेडियो। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के नीचे रेडियो नहीं होता, छुप करके रेडियो चलाना, ठीक है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उषा मेहता, कम से कम 10 बार आया एग्जाम यूपी में, 10 बार क्वेश्चन उषा मेहता। और नेक्स्ट है रानी, रानी गैडिनेल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, रानी गैडिनेल्यू, इनका यही नाम है, रानी गैडिनेल्यू, नागालैंड की हैं। रानी गैडिनेल्यू नागालैंड की हैं। ये एक्टिविस्ट हैं, ध्यान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखो 1915 में थी, 93 अभी रिसेंटली हुई है। देखो क्या दिया हुआ है, पॉपुलरली नोन एज रानी गैडी। इसका एक्चुअली रानी जो है ना वो टाइटल दिया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू, लिख लो इस चीज को, जवाहरलाल नेहरू ने रानी का इनको टाइटल दिया है। एट द एज ऑफ 13, एट द एज ऑफ 13, कंफर्म है, टाइम सही है सब? अच्छा बाहर गई थी आप, तो 13 की एज में याद रखिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो सीडीएम था 1930 का, उसमें पार्टिसिपेट किया था 13 साल में। तो गांधी जी ने बोला था अलग अलग लोगों से कि आप लोग अपने अपने हिस्से में जाइए, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सोचो 13 साल की एज में आजादी की लड़ाई लड़ा रहे हो तुम लोग, 25 साल के होगा, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है हिसाब किताब। घर वाले कह रहे उठ जाओ तो उठ जा रहे हैं, नहीं होता चलो खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं चल के। 13 साल में आजादी की लड़ाई है भाई साहब, समझ रहे हैं? तो इसी से इंस्पायर होकर के जवाहरलाल नेहरू ने, आप इंप्रेस बोल सकते हो करके, जवाहरलाल नेहरू ने टाइटल दिया था क्वीन का, रानी का टाइटल था, ठीक है। आएगा ये सब नाम, गांधी नेहरू जब पढ़ोगे तो सब उसमें बताया जाएगा आपको, दिक्कत नहीं है। और लास्ट है, अच्छा हाँ, इन्होंने क्या खास बात थी, तो इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर, जो गुरिल्ला पद्धति होती है ना लड़ाई वाली, छापा मारने वाली एक होता है, ठीक है, गुरिल्ला की लड़ाई, ये डेवलप की थी शिवाजी ने। शिवाजी ने बहुत अच्छे से माहौल, शिवाजी आजकल न्यूज में चल रहे हैं, देख ही रहे हो आप, मार्केट में ना 4-5 लोग हैं बेचारे, वो भी रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, तो उनका भी धीरे धीरे आ ही जाता है। तो गुरिल्ला वाले में ये है, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर थोड़ा सा बस जान लीजिए। लाइक ये एक आर्मी खड़ी है, एक आर्मी ये खड़ी है, तो मान लीजिए ये वाली आर्मी है, गुरिल्ला टेक्निक जानती है, तो होगा क्या कि जब, ध्यान से, ये वाली आर्मी आगे बढ़ेगी तो ये जो आर्मी होगी ये पीछे हटती जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो इधर क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो ये वाली जो आर्मी है ए और ये बी, तो जो बी वाली वो पीछे हट रही है और ये एंट्री किसकी होती जा रही है, ए की, समझ रहे हो। तो ए वालों को क्या लगेगा कि हम लगातार जीतते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, पीछे हटते जा रहे हैं। और पीछे हटते जाने में दो काम कर रहे हैं, पहला काम है इनको इधर से घेर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और इधर से ला रहे हैं, आप समझ रहे हैं, फंसने वाला हिसाब हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। और दूसरी चीज, जब ये इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में मिलने वाला जितना भी कंटेंट है उसको खत्म करते जा रहे हैं। कंटेंट मतलब फूड ग्रेन्स, आर्मी अपने साथ एक लिमिटेड खाना लेके चलती है, अगर उससे ज्यादा कुछ होता है तो अगल बगल में जो फूड ग्रेन्स होता है उसको यूटिलाइज करती है, ठीक बात है। तो ये आगे बढ़ेंगे और इधर साइड में जाकर के यहाँ जो अनाज होंगे उसको जला देते थे। अब क्या होगा, जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आप यहाँ पहुंच गए, आपको 4-5 दिन होगा, आपका अनाज खत्म हो गया, अब आपको भूख लगी, तो भूख में आप क्या करोगे, खाना। तो जब खाने का सर्च करोगे तो ऑप्शन है, पीछे तो जा नहीं सकते थे क्योंकि आगे आ चुके हो, फाइनल पहुंचना कहाँ है तुमको, यहाँ, समझो। तो यहां से चलते चलते अब यहां पहुंचना है, लेकिन यहीं पहुंचे हो तुम्हारा खाना खत्म। अब यहां से यहां की जो फाइट है वही असली फाइट होगी,
लॉजिक है। इन्होंने अपने हिस्से का जो खाना था वो ले लिया और बाकी चला दिया, तो इनके पास एक्सेस ऑफ फूड हो गया। दूसरी चीज, ये थक चुके हैं लगातार लड़ते लड़ते और ये आगे गए। अब ये पीछे से क्या होगी, अटैक होगा इनके ऊपर। जब पीछे से अटैक होगा तो ऑटोमेटिकली सीधे सीधे पहली फाइट में ही हारेंगे। ये टैक्टिक थी शिवाजी की। इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया था वियतनाम ने, जिसमें उसने किसको काउंटर फाइट की थी, यूएसए को। 22 साल लड़ा यूएस, याद रखो, और यूएस हरा नहीं पाया वियतनाम को इसी टेक्नोलॉजी के। समझ रहे हैं? वो तो अंडरग्राउंड टेक्निक थी उनकी। तो जैसे जमीन है, यहाँ यूएस की आर्मी है और यहाँ पे वियतनाम की आर्मी थी जमीन के नीचे, तो ये आगे बढ़ते थे, ये इधर से आके अटैक करते थे। जमीन जो लोकल है उसको तो पता है ना जंगल के हिसाब किताब क्या है, तो वो आगे बढ़ते, उनको लगता था हम जीतते जा रहे हो, पीछे से और पीछे से हमला किया, निपट गए। तो सोचो 22 साल रहा यूएस, बट वियतनाम में कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये सब टेक्निक ये किसने दी थी, शिवाजी की टेक्नोलॉजी है, इसीलिए काबिल लोगों में शिवाजी का नाम आता है। ठीक है, चलो ये हुए। अच्छा ये हो गया ना, हाँ। और लास्ट में लिख लो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम आपने सुना होगा, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रही है इंडिया की, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल रिवोल्यूशनरी में देखो इनका नाम आ रहा है, ये है। अभी रिसेंटली 2012 में इनकी डेथ हुई। ये जो अपने यहाँ वो खड़े हुए थे अब्दुल कलाम साहब, तो उनके अगेंस्ट में खड़ा किया गया था, कांग्रेस ने खड़ा किया था। ठीक है, लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। ठीक है, हाँ। ये देखो यहाँ पे ऑब्वियस है, क्या है 1914 का है ना, तो लॉजिक बात है 19, इसमें लिख लो इनका जो टाइम है जिसमें इन्होंने फाइट किए वो है अराउंड 40s में, 1946 के आसपास, 40-45 के आसपास की लड़ाई है इनकी। आजाद हिंद फौज का नाम सुने हो, आईएनए, सुभाष चंद्र बोस, वो यही है। तो आईएनए में जो फीमेल की जो वो थी ग्रुप था, उसको जो लीड किया था वो इन्होंने ही किया था। तो लिख लो लीडर ऑफ आईएनए फीमेल आर्मी। आईएनए की जो फीमेल आर्मी थी उसमें लक्ष्मी का जो नाम था, इन्हीं का नाम था, लक्ष्मी सहगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो यहां पे आपका रोल ऑफ किसका खत्म होता है, फीमेल का। नेक्स्ट आइए, मेन रोल खत्म है, छोटा सा रोल अगला है, रोल ऑफ कैपिटल क्लास या बिजनेसमैन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रोल ऑफ बिजनेस क्लास। पूंजीपति वर्ग का क्या रोल रहा? अमीर लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुछ रोल किया है? ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या लगता है, अमीर लोगों थे पूंजीपति जो बिजनेसमैन है, उनका कोई रोल है हिस्ट्री में आजादी की लड़ाई में? है क्या? कोई भी एक बंदे का नाम, कौन? गोयनका। अच्छा, और? अरे मैं अमीर लोगों के नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इनका आजादी की लड़ाई में क्या रोल था। टाटा ने क्या किया था, फैक्ट्री लगा दी थी, तो उसमें आजादी की क्या बात हुई? ठीक बात है, टाटा की पहली फैक्ट्री कहां लगी थी, 1907 जमशेदपुर में लगी थी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। बट उस वो इंडियन इंडिपेंडेंस में उसका रोल पूछ रहा हूं ना आपसे, उसमें पूछ रहा हूं मैं। बिरला ने, ठीक बात है, कुछ हद तक ठीक है बात, ठीक है। चलिए मैं कुछ नीचे लगा देता हूं भाई, सीधी बात है। सबसे पहले कुछ पॉइंटर शुरू करो, लिखो। इंडियन बिजनेस क्लास वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। भारतीय पूंजीपति वर्ग अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स पॉलिसी, अंग्रेजों की नीतियों के द्वारा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। बिकॉज क्योंकि, तो सबसे पहले तो जानो कि हमारे यहाँ बिजनेस क्लास डिक्लाइन क्यों होता है, तो सबसे पहला रीजन होगा ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। दूसरा होता है इंपोर्ट, किसका? इंपोर्ट कराया गया ब्रिटिश गुड्स का, और एक्सपोर्ट वो कर दिया गया बैन। सामान भारत का वहां से मंगाया जाएगा और ये बैन। तीसरा टेक्नोलॉजी, तकनीकी खत्म। फोर्थ ट्रांसपोर्ट बैन। और पांचवा इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सेक्टर की भी बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, इस सेक्टर को भी डिक्लाइन किया गया।
इन्वेस्टमेंट सेक्टर में दो सेक्टर आएंगे, पहले आपका आएगा बैंक और दूसरा आएगा आपका इंश्योरेंस। ध्यान से, बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों को डिक्लाइन किया गया। बैंक केवल दो थे, एक था आपका पीएनबी और दूसरा था बीओआई। ये दोनों में सीमित लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी थी इंडियंस की, बाकी कोई सा भी बैंक इंडियन के लिए नहीं था। तो कंप्लीटली एक, भाई सीधी बात है, एक बिजनेसमैन अपना को ट्रेड करना होगा तो पैसा तो बैंक से ही लेगा ना उधार, और बैंक है ही नहीं, तो लॉजिक बात है सीधे सीधे क्या खत्म करना था। बट तो इंडियन लायबिलिटी वाले बैंक थे दो, पीएनबी 100% था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 100% इंडियंस के थ्रू चलाए जाने वाला, और बीओआई लिमिटेड था। बाकी मैक्सिमम बैंक जितने थे वो सब दैट इज कंट्रोल्ड बाय द बिट्सर्स। तो हमारे जो बिजनेसमैन थे उनको डिक्लाइन करने के लिए बिट्सर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने कुछ किया होगा। चलो, हमें अच्छा ही, हमें पता क्या फायदा हुआ हमें इसको, हम ये हो गया, हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ पता है किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। कैसे? हटाओ इसको, समझो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो, इसको समझो क्या है कहानी। देखो, वर्ल्ड मैप के, पॉलिटिकल मैप को एक बार समझो, क्यों हमें फायदा कैसे हो गया। अगर ये वर्ल्ड मैप में मैं ले रहा हूं तो इस वर्ल्ड मैप में फायदा क्या था हमें, मतलब वर्ल्ड वॉर, ये ऊपर वाले से अच्छी बात थी कि इंडिया को इस वर्ल्ड मैप का फायदा हो गया। देखो, मतलब वर्ल्ड वॉर का कैसे फायदा हुआ, कहानी ऐसे है कुछ। ये है यूरोप, दिख रहा है, ये यूरोप वाली जगह है जहां पर क्या लड़ी जा रही थी, वर्ल्ड वॉर। तो लॉजिक बात है, अब समझो, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, एक्सपोर्ट बाहर जाने वाला बैन था और बाहर से आने वाली चीजों को उन्होंने अलाउ कर रखा था। अब लॉजिक बात है, वर्ल्ड बाहर से आने वाली चीजें कहां से? यूरोप से। भाई यूरोप में एक ब्रिटेनी, भाई उस समय का मैंने उस दिन भी आपको बताया कि 70% ऑफ जो वर्ल्ड है वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो सीधी बात है, ब्रिटेन में सामान बनता होगा और वो सामान पूरी दुनिया में जाता होगा, ये तो था। तो इंपोर्ट वाला फैक्टर समझ में आ रहा। अब हुआ क्या कि ये वाला इलाका वर्ल्ड वॉर के लिए क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो लॉजिक बात है, अगर ये इलाका पूरा आपका बैन हो जाएगा तो जो बाकी आपकी दुनिया बच रही है, यहां पे सामान की डिमांड तो एज इट इज रहेगी ना, लेकिन इस डिमांड को जो फुलफिल इस वाले गुड से होता था वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रास्ता बंद हो रखा है। तो जब रास्ता बंद हो रखा है तो अब यहां पे सामान पहुंचेगा कैसे? सोचने वाली बात थी। तो सामान पहुंचने के लिए दो ऑप्शन थे, या तो इस रास्ते को खोल करके ब्रिटेन वाले पहुंचे, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि लड़ाई हो रही थी वहां पे, भाई जर्मनी की भी लड़ाई हो रही थी। तो दूसरा ऑप्शन था, क्यों ना यहां जो इंडिया है इसके जो लोकल लोग हैं वो अपने सामान को खुद क्या कर लें, बना ले, मैन्युफैक्चरिंग कर लें कि नहीं लेकर के। अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो दो ऑप्शन थे, बिट्सर्स को रोकना, या तो बिट्सर्स इनको रोकेंगे या अलाउ करेंगे। लॉजिक बात है, क्या लगता है आपको, रोकेंगे? नहीं रोकेंगे? क्यों? क्यों नहीं रोकेंगे? अगर ये लोग अपना बनाएंगे तो इनका तो नुकसान है ना ब्रिटेन वालों का, भाई इनका तो सामान की डिमांड खत्म हो जाएगी ना। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि सीधी बात, अगर आप रोकोगे तो इनकी जो डिमांड है पूरी नहीं होगी, तो इनका अगेंस्ट में जो गुस्सा होगा वो किसके अगेंस्ट में और बढ़ेगा? ब्रिटेन के अगेंस्ट में, कि तुम्हारे चक्कर में एक तो तुम सामान अपना भेज नहीं रहे हो, हम अपना बना रहे हो तो हमें बनाने भी नहीं दे रहे हो, तो डबल गुस्सा होगा कि नहीं होगा। तो इस चक्कर में ब्रिट्सर्स ने इस चीज को नहीं रोका, और इसका फायदा इंडिया के जो कैपिटलिस्ट लोग थे, बिजनेसमैन, उन्होंने क्या कर दिया, भर भर के क्या लगा दी, फैक्ट्री लगा दी। अब आया समझ में? तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो इंडिया की बिजनेस क्लास के लिए आप कह सकते हैं गोल्डन पीरियड था। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था? इसको लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं, लिखो। इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, इन 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में इंडियन बिजनेसमैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, भारतीय पूंजीपतियों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, which was inspired by some event, which was inspired by some event, जो कुछ घटनाओं से प्रेरित था। मतलब ये लोग क्यों इंस्पायर्ड हुए, तो कुछ एक इवेंट्स हैं। पहला इवेंट्स है, कुछ घटनाएं थी जिनसे इन लोगों का पहला, तो सबसे पहला इवेंट है उसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो पहली जो घटना थी जिससे इंडियन बिजनेसमैन इंस्पायर्ड हुए उसका क्या नाम है, स्वदेशी आंदोलन। लिख लीजिए 1905, डिटेलिंग में पढ़ेंगे। नाम से कुछ आपको पता चल रहा है? आप में से कितने लोग पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं? आप लोग यूज नहीं करते?
अच्छा, कितने लोग हैं जो पतंजलि से नफरत करते हैं? अरे वाह, सब बाबा जी गए फॉलोअर। कोई ना कोई प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं। अच्छा, पतंजलि के प्रोडक्ट और ग्रो करें, इसमें अच्छा या बुरा? अच्छा है, बुरा तो किसी को नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। पीछे नहीं कह रहा किसी, मैं ऐसे कह रहा हूं कि कुछ लोगों को पीछे का देख रहा था मैं कुछ लोगों को, इंडिया में कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। क्यों पता है? उनको बुरा लग रहा है जिन्होंने 1990 से लेकर के और 2015 तक इस पूरे 25 साल में मार्केट को क्या किया हुआ है? कंट्रोल। अब उसमें 2015 में एक आता है निकल करके जिसका नाम क्या रखा गया? पतंजलि प्रोडक्ट। इस बंदे ने इनकी जो मार्केट थी उसको इस हिसाब से, यानी ये वाला जो हिस्सा था वो रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब होगा तो सीधी बात है, इनका माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब लॉजिक ये है कि अगर इनका माहौल बनेगा तो ये डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन होता है कि जो इंडिया में कुछ कर सकते हैं वो कौन है? पॉलिटिक्स वाले लोग। तो सीधी बात है, आप इनको फंडिंग करो। दूसरा तरीका होता है लीगल ऑप्शन, कुछ एक ऐसा तरीका अपनाओ जिससे इस बंदे को अंदर करा दो। इसमें सबसे बड़ा जो कंपनी होती है, बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो खतरनाक, जो आपके घरों में ना एक बहुत कॉमन कंपनी है जो आपके हर घर में हर प्रोडक्ट में है, समझ गए सब लोग, बहुत कॉमन होती है, उनका सबसे ज्यादा, वो किसकी कंपनी है? ब्रिटेन की। कौन सी कंपनी हो? ब्रिटेन की कंपनी। नाम समझ गए सब लोग? उधर नाम बोल दीजिए, इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ समझ गए सब लोग, वो कंपनी, वो किसकी है? ब्रिटेन की कंपनी है। अब समझ में आया? तो जो ब्रिटिश कंपनी 1718 से चल के आ रही थी, 18वीं सदी से जो इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, उसका माहौल बिगड़ा, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी जमीन खिसके। तो दो ही ऑप्शन, इस बंदे को हटाओ। हटाने का तरीका क्या? या तो केस कर दो, या कुछ ऐसा बोल दो कि उसमें ये मिला रहा, वो मिला रहा, ये मिला रहा। अल्टीमेटली जितने सारे केस, अब कई बार इसमें बाबा जी की भी गलती है, ऐसा कहीं नहीं कहूंगा नहीं गलती है, लेकिन इनके प्रोडक्ट बाकी की कंपेरेटिवली बहुत हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और ठीक होते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, फायदा मिलता है इनके प्रोडक्ट से। तो लॉजिक बात है, तो यहां पे आपने पढ़ा स्वदेशी मूवमेंट, तो ये इसी पे तो बेस्ड है। लेकिन 90 ये स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया है 1905 में, 1905 में इंडिया में ये मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसमें स्वदेशी जो चीजें थी, उन स्वदेशी चीजों को क्या करना था? प्रमोट करना था। तो लॉजिक बात है, स्वदेशी चीजें प्रमोट करेंगे, इसका मतलब विदेशी चीजों का बायकॉट करेंगे। तो जब विदेशी का हम बायकॉट करेंगे, स्वदेशी प्रमोट करेंगे, तो स्वदेशी प्रमोट कैसे होगा? जब इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे, बिजनेसमैन, वो अपना सामान बनाएंगे, तभी तो पॉसिबल है। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? रोल ऑफ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को फायदा जब होगा तभी तो काम करेंगे। तो इस पॉइंट पे इंडियन के जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया? काम शुरू किया। ठीक है, लिख लीजिए, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसी पॉइंट में ही है, स्वदेशी में ही, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, काफी लोग थे जिन्होंने इस चीज को बोला था कि आप, इवन लोग तो इस हिसाब से माहौल बनाए थे स्वदेशी मूवमेंट में कि उन्होंने मतलब कंप्लीटली खत्म कर दिया था, बाहर का हम छुएंगे ही नहीं। इवन लोगों ने प्रसाद तक नहीं लिए थे। सोच रहे, मंदिर को जो प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को अगर वो चीनी होती थी ना, शुगर बाहर से आती थी, वैसे प्रसाद तक वो टच नहीं करते थे। आप सोचो किस लेवल का काम हुआ था। तो सबसे ज्यादा कौन नुकसान होगा? ब्रिटिशर्स गए। तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का समय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये मैं पीछे पूरा बता चुका हूं आपको क्या कहानी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा कॉन्सेप्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के समय लगभग सेम कहानी। और तीसरा, जब फर्स्ट वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा डिक्लाइन होने लग गया था ना, तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनको भी लगा कि अगर आजादी की लड़ाई लड़ी जाए और अगर हम जीत जाते हैं तो इंडिया हमारा हो जाएगा, हमारा मतलब बिजनेस वालों का हो जाएगा। तो लॉजिक बात है, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे होंगे। तो इसीलिए 1920 का जो टाइम था, 1920 के बाद से जो इंडियन बिजनेस क्लास था, उसने क्या किया? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया। किसमें? आजादी की लड़ाई में, सीधे सीधे आया। उसमें कौन आएंगे? जमनालाल बजाज, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। टाटा, ये वो लोग थे जिन्होंने क्या दिया? पैसा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए था उस समय? भाई हमें वेपन खरीदने हैं, लड़ाई लड़ना, पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहां से? बिजनेस से। तो बिजनेसमैन में ये वो लोग थे जो निकल करके आ गए कि साहब मैं आपको पैसा दे रहा हूं। तो लिखो, आफ्टर 1920, आफ्टर 1920, 1920 के बाद, 20 के बाद
ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसमैन, लगभग सभी बिजनेसमैन ने, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसमैन, लगभग सभी बिजनेसमैन ने सपोर्ट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सपोर्ट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय आजादी की लड़ाई पे सपोर्ट किया, सहयोग दिया, थ्रू फंडिंग, पैसे के द्वारा। सपोर्ट द, अब समझो, अगर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है तो इंडिया में ये बिजनेस, ये बिजनेस, ये अलग अलग बिजनेस क्लास थे, और ये है किसमें, इंडिया में। तो अगर इंडिया में आजादी की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इतने अलग अलग क्लास होंगे, तो कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो सबसे पहले बोला गया कि क्यों ना इनको क्या करो, एक ऑर्गेनाइज करो, बिजनेस क्लास को क्या करो, सबसे पहले ऑर्गेनाइज। तो इस ऑर्गेनाइज को करने के लिए एक एसोसिएशन बनता है विच इज कॉल्ड फिक्की। ये आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमी में पढ़ते भी, इकोनॉमी में फिक्की का नाम सुना है। ये अभी भी याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनका ग्रुप नहीं समझते, जैसे तुम लोगों का होता है RW होता है सोसाइटीज का, तुम लोगों का वो होता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप के अंदर जितने लोग हैं सब अलग अलग व्यू अपना दे सकते हैं। तो जितने बिजनेसमैन है उनका खुद का ग्रुप है, उसका नाम है फिक्की, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में, लिख लो, इट वॉज सेटअप इज 1927, 1900, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1927 में सेटअप किया गया था फिक्की को। अच्छी बात यह क्या हुई कि जितने भी बिजनेसमैन थे एक जगह आ गए। जब एक जगह आ गए तो इनके एक जगह आने से फायदा क्या हुआ, इनकी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों एक जगह की नहीं है। अगर भाई सोचो, इस बिजनेसमैन को कोई दिक्कत है और सेम दिक्कत इस बिजनेसमैन को है, तो ये दोनों अपनी बात अलग अलग कहेंगे। उससे अच्छा है कि जब एक बार मीटिंग हो तो सब लोग अपनी कह दो। तो हो सकता है तुम जैसे क्लास में मैंने पूछा किसको किसको दिक्कत है कोई टॉप क्वेश्चन में, तो आपने जो दिक्कत बताई हो सकता है किसी और को है, तो मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूंगा तो मेरा भी टाइम आपका भी वेस्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कंबाइंड अगर आप सबसे पूछा तो आप लोगों ने बताया कि दिक्कत हो सकता है, उस दिक्कत जो प्रॉब्लम हो आपकी भी प्रॉब्लम हो, तो आपका सॉल्यूशन निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये एसोसिएशन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, फिक्की ने, ठीक है। नेक्स्ट, आप एग्जाम्पल जो नाम लिखो दो चार लोगों के, फटाफट लिखो नाम बिजनेसमैन में। पहले हैं जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज साहब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दूसरा लल्लू भाई मेहता, लल्लू भाई मेहता। लाला शंकर, लाला शंकर, ये डैश करके लिख लो, कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस के अंदर रह करके इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था। दूसरे जीडी बिरला, जीडी बिरला साहब। अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। बालचंद्र हीराचंद, बालचंद्र हीराचंद्र। ये तीनों लिखो नॉन कांग्रेस, ये कांग्रेस के अंदर नहीं थे। ये तीनों पहले के तीनों कांग्रेस में थे, ये नहीं थे। अब इन्होंने कुछ और काम किया तो उसमें लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कहानी ऐसे समझो, 1920 से 1940 तक ये वो टाइम था जिस टाइम में इनका क्या होता है, रोल होता है। 1940 में स्टार्ट होता है इंडिया में वर्ल्ड में क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड बात नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन बिजनेसमैन जो थे इनको क्या लग गया था कि इस बार जो इंडिया है वो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। ऐसे एक प्रोबेबिलिटी लगने लगती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देख लिया था ना, हुआ ही भी ऐसा। 44 में वर्ल्ड वॉर, 45 में खत्म होती, 47 में आजाद हो गए। तो एक प्रोबेबिलिटी भी लगती है कि होने लग गया था। तो इन लोगों ने मिल करके इंडिया को कैसे आगे लेकर के जाना है उसके लिए क्या बनाया, एक प्लान बनाया। ये प्लान कौन बना सकता है, इंडिया को आगे लेके जाना है, इसका प्लान आप बनाएंगे।
भाई लॉजिक बात है, जिसके पास सोर्सेज होंगे सर। तो इस समय कौन है रिसोर्सेज वाले? भाई 3-4 लोग हैं, एक तरफ बिजनेसमैन है, एक तरफ पॉलिटिशियन, यही 3-4 लोग मिलेंगे। तो हमें तो बिजनेस वाला पढ़ना है ना अभी। तो जो इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे उन लोगों ने मिल करके एक प्लान बनाया विच इज कॉल्ड बॉम्बे प्लान। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए बॉम्बे प्लान। तो हेडिंग डालो, वैसे इकोनॉमी की चीज है बट है काम का। बॉम्बे प्लान देखो, the Bombay Plan is the name commonly given to the World War II era set of import substitution industrialization based proposal for the development of पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ो, सिंपल भाषा में पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी। जब देश आजाद हो जाएगा तो जो हमारी इकोनॉमी है उसको कैसे ले जाना है उसका एक होगा ना ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट तुम्हारा बॉम्बे प्लान कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं तो लिखो, इट इज अ ड्राफ्ट क्रिएटेड इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यह एक ड्राफ्ट है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना। 1944 का टाइम है, 1944 में इसको प्रपोज किया गया था। क्या गया था? बंदों के नाम ध्यान से नोट कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू वाले दिख रहा है सबको? मैं पढ़ देता हूं। पहला नाम लिखो टाटा, JRD टाटा साहब, जमशेदजी टाटा, जमशेदजी रतनजी टाटा, ऐसा कुछ है ना। दूसरा घनश्याम दास बिरला, GD बिरला, टाटा बिरला जो बोलते हैं, बिरला साहब। तीसरा है आरदेसिर दलाल, आरदेसिर, ARDESHIR, आरदेसिर दलाल। नेक्स्ट लाला श्रीराम, लाला श्रीराम। नेक्स्ट कस्तूरभाई लाल भाई, कस्तूरभाई लाल भाई। नेक्स्ट आरदेसिर श्रॉफ, आरदेसिर श्रॉफ, SHROFF, आरदेसिर श्रॉफ। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये की नाम है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। और लास्ट है जॉन मथाई, जॉन मथाई। ध्यान रखना, जॉन मथाई साहब ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। नहीं, ड्राफ्ट मतलब ओवरव्यू, आउटलुक टाइप का जिसने तैयार किया था, जॉन मथाई साहब थे, इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, इस प्लान पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। तो नेहरू जी का बहुत ज्यादा फोकस शुरू में नहीं था। इनिशियली नेहरू, देखो, ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट PM डिड नॉट ऑफिशियली एक्सेप्ट द प्लान। इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके पीछे का मैंने बोला ना, क्योंकि जब बिजनेसमैन कोई प्लान बनाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? प्रॉफिट। भाई सीधी बात है। लेकिन हम आजाद अगर भी हुए ही और होते ही आप सीधे प्रॉफिट की बात करोगे तो 47 में आजाद हुए और 48 में आप बोलोगे हमें प्रॉफिट कमाना था, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो धीरे धीरे चीजें होती थी। तो इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इस चीज को लिख लो, द प्लान वॉज नॉट एक्सेप्टेड, प्लान वॉज नॉट एक्सेप्टेड बट, एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट इट क्रिएट अ डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी। इसने इकोनॉमी के लिए ना एक दिशा दी। इट क्रिएट अ डायरेक्शन फॉर इकोनॉमी। इसने, इस प्लान ने इकोनॉमी के लिए एक डायरेक्शन दी। कैसी डायरेक्शन दी इकोनॉमी के लिए? लाइक मतलब इस प्लान ने क्या खास बात की थी इकोनॉमी के लिए? क्या बात की? तो इसने देखो 2-3 चीजें की थी, जिसमें पहला काम जो इसने किया था वो उसने बोला था नेशनल इनकम को लेकर के। नोट कर लो, राष्ट्रीय आय ये होनी चाहिए। दूसरा एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ये दूसरा था। तीसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक जो है उसका विकास होना चाहिए। चौथा, फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करिए। मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं? विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं शायद, इस पे फोकस करिए, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करिए। नेक्स्ट कोऑपरेशन पे फोकस करिए। कोऑपरेशन मतलब सहकारी जो चीजें होती हैं उस पे फोकस करिए। ध्यान से नोट कर लीजिए पांचों सेक्टर।
नेशनल इनकम पे फोकस करो, एग्रीकल्चर पे, ये इन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, बट इनके दिमाग में मेन पॉइंट था प्रॉफिट का, तो इसीलिए नहीं एक्सेप्ट किया गया। बट इसने क्या डायरेक्शन तो दे दी ना, इसमें हमारा नेशनल इनकम 51 से कैलकुलेट होता ही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमने पहले 5 ईयर प्लान में डाल दिया था, इंडस्ट्रियल हम सेकंड में लेकर के आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकंड वाले से शुरू, और कोऑपरेशन तो हमारा पीछे से, कोऑपरेशन यही वाला प्लान पॉइंट है, इसी पॉइंट को बोलते हैं गांधीयन प्लान। गांधी जी जो थे वो किस पे फोकस थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के फोकस थे, नहीं गांव वाला हिसाब को लेकर के। लिखो, ठीक है। अच्छा, इट वाज 15 ईयर प्लान, ये एक 15 साल का प्लान था, बट चूंकि एक्सेप्ट हुआ नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, बट 15 साल के लिए इस प्लान को बनाया गया था। इट वाज 15 ईयर प्लान, 15 साल का प्लान था, ठीक है। बोलो कंक्लूजन, कंक्लूजन बिजनेस क्लास को लेकर के कंक्लूजन कैसे खत्म करेंगे कि इन्होंने का क्या हिसाब किताब था, तो कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट है इनिशियल फेज, इन इनिशियल फेज शुरुआत चरण में इवन दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, हालांकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द participate in the freedom struggle and took the path of neutral and took the neutral path और तटस्थता का रास्ता अपनाया, but a class of that group, but उस समूह में एक समूह ऐसा था, but a class of that group, but लेकिन उस समूह में एक समूह ऐसा था which was against the Britishers, जो अंग्रेजों के अगेंस्ट था, and they know that Britishers never fulfill their demands, Britishers never fulfill their demand, अंग्रेज उनकी मांगे कभी पूरी नहीं करेंगे, करेंगे। So that class created atmosphere, so that class created atmosphere after 1920, तो उस वर्ग ने 1920 के बाद एक माहौल बनाना शुरू किया, which become very beneficiary in 1940s era, जो कि 1940 के दशक में बहुत सही साबित हुआ। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं इन टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया जब झेल रही थी, तो हमारे पास जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बिजनेस सेटअप कर रखा था ना, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इंडस्ट्री लगा ली, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इंडस्ट्री तो लगी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, लेकिन हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो इंडस्ट्री लगी हुई है, समझो डिमांड सामान की हुई, धड़ से सामान बनना शुरू, तो किसका फायदा हो गया, हमको फायदा हो गया बिजनेस का। इवन बाई बॉम्बे प्लान, इवन बाई बॉम्बे प्लान, यहां तक कि बॉम्बे प्लान के द्वारा दे क्रिएटेड a pathway for the Indian economic development, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक रास्ता बनाया, which further accepted by Indian government, जो बाद में भारतीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, which further accepted by Indian government in different way, जो बाद में भारतीय सरकार द्वारा अलग तरीके से अपनाया गया, अलग तरीके से अपनाया गया।